YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैप केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। आज की क्लास में देखेंगे डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है RN2X। N2 पर प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज। R यहां पर एल्काइल ग्रुप होगा, जिसमें बेंजीन आप जानते होंगे, तो हम इनको R की जगह हम ले लेते हैं C6H5N2X। यहां पर ध्यान रखेंगे X जो है वो Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस हो सकता है। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, बाइसल्फेट और ये फ्लोरोबोरेट। ये हो सकता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की जो विधि है, हम एक सॉल्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले C6H5N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। एक्चुअली सॉल्ट है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इसे डाईएजोडाइजेशन से बनाते हैं, जैसे कि आप जानते हो, है ना, अभी क्लास हुआ है कुछ दिन पहले। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इस तरह से होगा। इनकी कुछ बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। याद रखना, पहली बात कि यह सामान्य ताप पर अस्थायी होता है। मतलब इसे हम लैब में नहीं रख सकते, इसे तुरंत बनाई जाती है जब भी अभिक्रिया कराते हैं। दूसरी बात यह है कि यह 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी है। अन्यथा यह विघटित हो जाता है। तीसरी बात है कि जब इसकी आवश्यकता होती है तो तुरंत बनाया जाता है, तो यह अत्यंत क्रियाशील होता है। अत्यंत क्रियाशील ना बोल करके अत्यंत अस्थायी लिख देता हूं। अत्यंत अस्थायी, विघटित हो जाता, अस्थायी होता है। यह ठोस पदार्थ के रूप में होता है, सॉलिड है। यह कुछ जानकारी आपको रखना है, ठीक है। यानी 273 से 278 केल्विन पर ही स्थायी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर इस बात पे ध्यान दें कि C2H5
N2Cl की तुलना में C6H5N2Cl यानी एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड है, उसकी तुलना में एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड जो है की तुलना में ये एरोमेटिक अधिक स्थायी होता है। पर आपको पता है कि वो स्थायी नहीं है। अगर ऐसे तुलना करें तो स्थायी, तो ये तो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। बन तो जाएगा लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में आ भी सकता है इस टेम्परेचर पर बनने पर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विघटित हो जाएगा। तो क्या है, अधिक स्थायी होता है। कारण इसमें रेजोनेंस होने के कारण, रेजोनेंस अनुनाद के कारण, है ना। कैसे, मैं इस रेजोनेंस के लिए यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं। N डबल बॉन्ड N प्लस ये है बेंजीन डाइजोनियम आयन, देख रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम आयन। थोड़ा एक्स वाले पार्ट को हटा दिए हमने, नेगेटिव पार्ट को हटा दिए, तो बच क्या गया ये। अब क्या, इस जगह पर अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाए, या यहां पर ये कहें, यहां पर क्या है, देखिए इस जगह को ठीक से समझ लो ना, तब ज्यादा आसान होगा। ये लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूं पूरी बात है। ये लीजिए, चलो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां तक का बॉन्ड तो ऐसे रहेगा। इस जगह के बॉन्ड के बारे में भी आपको क्लियर है, और ये भी बॉन्ड क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया, प्लस। चलिए, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। ठीक, अब ये कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन, अब ये तो इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप देख रहे हैं ना, क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, 1 2 3 4 5 6 से इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला है तो ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बात क्लियर है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा और ये प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव है इसलिए क्या कर सकती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकती है। अब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना N। अब इसका प्लस चार्ज कहां चला है, इस जगह पर, बोलो। अब इसके 3 अनुनादी संरचनाएं और हैं, बोलो। ये यहां पर चला गया, बोलो, प्लस हो गया, फिर ये यहां पे चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, यानी टोटल 3 स्ट्रक्चर और बचे हुए, तो टोटल कितने हैं, 5। क्या बना सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि ये अनुनाद के रूप में आ जाती है, रेजोनेंस के फॉर्म में आ जाती है, इस कारण से ये स्थायी होता है। जबकि इथाइल ग्रुप में कोई अनुनाद नहीं होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इस रूप में रह पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। ठीक है, तो RN2+ के रूप में रह पाना उसके लिए संभव नहीं होता। क्लियर है ना, कि बताऊं, नहीं लगेगा ना। चलिए ठीक, आपने डायएजोटीकरण रिएक्शन देख चुके हैं। अब बनाने की विधि में आप लिख सकते हैं हेडिंग लगा के, डायएजोटीकरण। मैंने इनके भौतिक गुण बताए थे, अब थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस है। यस, दूसरी बात है,
यह जल में विलेय है तथा ठंडे जल में स्थायी है, किंतु गर्म करने पर यह जल से अभिक्रिया कर लेता है। कितनी बातें कहा आपको? यह ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है और ये स्थायी तब है जब वो ठंडा है, तो बोला गया है। दूसरी बात ये बोला है ये जल में विलेय है परंतु वो ठंडे जल में क्या रहेगा? स्थायी रूप से रहेगा, घुला हुआ रूप में। लेकिन ऐसा गर्म किया गया तो क्या हो जाएगा? वो जल से अभिक्रिया कर लेगी। ठीक है, यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। यानी अगर इसे जिस रूप में है वो इस रूप में से, यानी C6H5N2Cl है मान लेते हैं, तो वो विघटित हो जाएगा किसमें? बेंजीन का क्लोराइड बन जाएगा और N2, मतलब ये C6H5N2Cl है, ये आसानी से क्या हो जाएगा? N2 और C6H5Cl में टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। ये लीजिए, आगे चले। फिर कुछ बातें। बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जल में अविलेय तथा सामान्य ताप पर स्थायी होता है। क्या बोला मैंने? बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। फॉर्मूला क्या है? बोलो। C6H5N2BF4। ये जल में अविलेय है। साथ में क्या बोला जाता है? ये हमारे सामान्य तापमान पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा? ये विघटित नहीं होते हैं, स्थायी रूप में रहते हैं। मतलब इसकी स्थायित्व तो अधिक है किसकी तुलना में? क्लोराइड, ब्रोमाइड, बाइसल्फेट की तुलना में। चलिए, इतनी बातें आपने नोट कर ली है ना मैंने जो बोला। रासायनिक क्रियाओं में ध्यान देखेंगे, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। एक में यह प्रतिस्थापन क्रियाएं देती है जिसमें नाइट्रोजन हट जाता है, और एक में यानी कि डाइएज़ोनियम समूह जो है दो, चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएज़ोनियम सॉल्ट। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम ध्यान रखेंगे, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। एक में जो है एजोनियम जो भाग होता है, एजोनियम मतलब N2 वाला जो पार्ट है, विघटित हो जाता है। N2 में विघटित होने वाली अभिक्रियाएं, और दूसरा है N2 यानी एजोनियम समूह का स्थायी रूप में रहने वाली अभिक्रियाएं, यानी N2 के रूप में नहीं विघटित होने वाली अभिक्रियाएं। तो N2 के रूप में विघटित होने वाली अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, इनको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? इतना लिख ले तो दूसरा पार्ट तो ऐसे ही है ना, विघटित होने वाली वो नहीं होने वाली, इसमें नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा। तो इसमें मैं फर्स्ट रिएक्शन आपको दे देता हूं, वो है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। तो फर्स्ट है इसमें का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें होता क्या है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2, क्यूप्रस लवण। अगर आयोडीन जोड़ना है तो आयोडीन के लिए प्लस HCl, सॉरी HI। जो आपने यहां पर हेलोजन अम्ल लिए हैं, उस हैलाइड का ही वही हेलोजन, उसी का हेलोजन के फॉर्म में यहां पर हैलाइड होगा क्यूप्रस आयन के रूप में। तब इनके साथ रिएक्शन कराने पर होता यह है
कि N2 हट जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन इनके साथ दिखा रहे हैं ना, H HCl ग्रुप में निकल जाएगा और प्लस बच गया C6H5I। बेंजीन के रिएक्शन अगर आयोडीन से कराएंगे तो डायरेक्ट आयोडीन उनके साथ अटैक नहीं करती है, आयोडीन के साथ प्रतिस्थापन करके आयोडो बेंजीन नहीं बना सकते हैं। लेकिन यदि हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग करें या एजोनियम सॉल्ट का उपयोग करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा यह संभव है, ठीक है। साइनाइड प्रवेश कराना है तो HCN ले लीजिए, ब्रोमीन प्रवेश कराना है तो ब्रोमीन ले लीजिए, यदि क्लोराइड ही रखना है तो Cu2Cl2 ले लीजिए, ठीक है। यहां पर HCl लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लेते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइनाइड प्रवेश कराना है तो Cu2Cn ले लीजिए, HCN। ब्रोमाइड प्रवेश कराना है तो HBr ले लीजिए। क्लियर है? बोलो। Cu2Cn सॉरी Br ना, Br2 ले लीजिए। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन है, आप देख लीजिए। हो गया। क्यूप्रस साइनाइड जो है मूल रूप से क्यूप्रस CuCN के रूप में रहता है और हेलोजन जो है डाइमर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप बना सकेंगे रिएक्शन? करके दिखाइए जल्दी से। इसी की तरह की रिएक्शन है सेकंड गैटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, Cu के साथ इस पदार्थ को गर्म करते हैं। किसके साथ? Cu के साथ इस पदार्थ को गर्म करते हैं। बस जैसे यहां पर क्या लिए थे आपने, Cu, जैसे ये HI लिए, ठीक है, HI लिया आपने, साथ में आपने क्या लिया, Cu2I लिया। तो Cu2I नहीं बोले, Cu2I2 यानी कि Cui लिया, Cui लिया। वहां पर ये नहीं करना, वहां पर ओनली Cu लेना। देखो गैटरमैन कोच अलग है, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस अलग है और गैटरमैन अभिक्रिया अलग है। अभी तीनों को तुम अलग करो, अब वो दो को जाके और पढ़ो आप, तब वो अलग होगा। ये नहीं फिर देख लेंगे कभी तो वो अलग नहीं होने वाला, है ना। तो ये सब टेक्निक होते हैं, हम लोग भी ये ध्यान रखते हैं। तो इसके रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या होगा, C6H5N2Cl। सर N2 अलग हो जाएगा, HCl तो है, Cl तो वहां भी है, तो बस ये बनाएगा N2 अलग होगा C6H5Cl। C6H5N2Cl अगर मुझे I जोड़ना है तो HI होगा, यदि मुझे Cn जोड़ना है तो HCN होगा, यदि मुझे Br जोड़ना है तो CuHBr होगा। अब सब समझ में आ गया होगा क्या करना है मुझे। तो यहां पे क्या होगा, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, C6H5I। क्लियर है? तो ये दोनों रिएक्शन एक जैसे रिएक्शन है, बस फर्क किस बात का जाता है इसमें है, ये जो चीज है क्यूप्रस आयन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, वहां पर कॉपर मेटल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। बस इतना ही फर्क है। चलिए करिए। ये HCN है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड
कि पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, Ki से क्रिया लिख लो। C6H5N2Cl, इसकी सीधे Ki से रिएक्शन हो जाता है और बनेगा HCl प्लस N2 प्लस C6H5 आइडो बेंजीन। नोट कर लीजिए, फ्लोरोबोरिक एसिड, याद करें, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 से क्रिया, इनके साथ एक्शन फ्रॉम फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होगा? C6H5N2Cl HbF4 से रिएक्शन करती है तो HCl निकल जाएगा। बोलो, बच गया C6H5N2BF4। ये क्या कहलाएगा? बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। एसिड से 8 लग जाता है अगर उसका H निकल जाए। इनको गर्म किया जाए तो N2 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, और क्या बच गया? C6H5 बेंजीन फ्लोराइड, फ्लोरोबेंजीन। लिखेंगे हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा। किसका प्रतिस्थापन? इस पार्ट का प्रतिस्थापन, इस पार्ट का प्रतिस्थापन। अब तो बुक पढ़ने लायक बन गए हो, क्वेश्चन समझने लायक बन गए हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो बनाना हमारा काम है, बाकी तो काम अब करना है ना। तैयारी तो खुद ही करना पड़ता है। पक्का पुक्का खीर कभी नहीं बनता बेटा ना, खीर बनाने पड़ते हैं, है ना। चावल मिल सकता है, दूध मिल सकती है, शक्कर मिल सकता है, लेकिन पका हुआ दूध मतलब खीर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। मिल भी सकता है, क्यों नहीं मिलेगा, आजकल तो सब अवेलेबल है रेस्टोरेंट वगैरह। बस मम्मी से झगड़ा करो, बन जाएगा। सबसे बढ़िया ट्रिक, जब मम्मी आपके साथ नहीं रहेगी तब पड़ोसी से झगड़ा करोगे क्या? तो चलिए, किन के साथ रिएक्शन है आप देखिए जरा। C6H5N2Cl का रिएक्शन H3PO2 हाइपोब्रोमस एसिड, अच्छा फास्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये इस ऑक्सीजन को ले लेगा, ये ऑक्सीजन ग्राही है, ठीक है। तो अच्छा अपचायक होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन ग्रहण किया, हाइड्रोजन को दान कर दिया। क्या हुआ? तो मिला H3PO3 फास्फोरस एसिड। मैं इसलिए नाम लिख दे रहा हूं कि रिमाइंड करो। सारे स्टूडेंट्स बात पे ध्यान दें, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑक्सी एसिड याद करने में, जैसे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक, ये सब याद करने में, सल्फर के भी, क्लोरीन के भी, ये सब याद करने में, इनके स्ट्रक्चर जानने में और उसके क्या बोलते हैं बेसिसिटी जानने में और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखने में बहुत तकलीफ होती है। तो उनकी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें आपके लिए बहुत ईजी वे है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उससे बना सकते हैं। पर सवाल ये है कि आप उस वीडियो को देखे नहीं है, तो उनको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आगे चलें।
प्लस 2H, एक H Cl के साथ HCl हो गया, प्लस N2 वहां से निकल गया, बच गया C6H5, उनके साथ H आया, C6H6 बेंजीन बन गया। यही काम होता है इथाइल अल्कोहल के द्वारा भी। इथाइल अल्कोहल के साथ इनको गर्म किया जाता है, वैसे गर्मी में नहीं रहती, गर्म नहीं रिएक्शन कराया जाता बोल दूंगा मैं तो अच्छा रहेगा। CH3CH2OH, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक H निकल जाएगा HCl के रूप में, दूसरा जो है ये N2 निकल गया, तीसरा जो है एक H आया और इनके साथ चला गया C6H6, सबने आके लोड डाले, है ना, बच गया CH3CHO, ठीक है ना, CH3CHO देखिए, मतलब यहां पर इथेनॉल जो है, एथिल अल्कोहल जो है अपचायक का काम कर रही है। ये सब दुर्बल अपचायक कहलाता है, ठीक है ना, ये दुर्बलतम अपचायक है। ये इसके कारण नहीं डिपेंड करा, ये इसके कारण डिपेंड किया, इसके अपचयित होने का, ये मतलब ये अपचायक होने का कारण। तो अपचयित कौन हुआ, ये हुआ, ऑक्सीकृत कौन हुआ, ये हुआ। NO2 के द्वारा प्रतिस्थापन, C6H5N2Cl प्लस NaNO2, इनके रिएक्शन इनके साथ हो जाएगा, N2 निकल जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, नो रिएक्शन, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे कर सकते हैं आप, इनका हो जाता है C6H5N2BF4, नाम बताओ, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का अगर आप ऐसा काम कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन, NaNO2 के साथ कॉपर की उपस्थिति में, उत्प्रेरक होगा, कैटलिस्ट होगा, तब क्या रिएक्शन होने हैं, निकल गया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, NaBF4 प्लस N2 प्लस NO2 बचा है, उधर बेंजीन बचा हुआ है, C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन बन जाते हैं। अब बोलेंगे सर मैं ऐसे कहां से लाऊं, अब मुझे इसी से बनाना है, पूछा उसने, तो क्या करेंगे, जब इसी से बनाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसकी रिएक्शन HBF4 से कराने पड़ेंगे। तब क्या होगा, HCl निकल गया, C6H5N2BF4, अब ये जो बन गया है इसकी रिएक्शन करा दीजिए, हो गया, क्या हो गया, अच्छा 4 लिखना भूल गया क्या, होता है, भावनाओं में बह जाते हैं हम भी कभी कभी। मैंने बोला था ऐसी अभिक्रिया जिसमें डाइएजोनियम समूह क्या होता है, स्थायी रहता है, मुक्त नहीं होती है, टूटती नहीं है, विघटित नहीं होती है, तो एक दूसरे टाइप के रिएक्शन देखें, बी, वे अभिक्रियाएं जिसमें डाइएजोनियम समूह सुरक्षित रहती है, ये प्रोटेक्ट रहती है, ये बिगड़ती नहीं है, खराब नहीं होती है, मुक्त नहीं होती है। तो इसमें मैं 2 रिएक्शन आपको बता दूं, इसको रिएक्शन बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन।
युग्मन अभिक्रिया। देखिए C6H5 N2Cl की रिएक्शन में फिनॉल के साथ करा दूं, फिनॉल में क्या होगा? C6H5OH, बोलो। इसका पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ निकल जाता है, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो बन गया, पानी निकल गया, बच गया पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन। ये एक तरह का डाई है, रंजक। यही काम आप एनिलीन से करा सकते हो। C6H5NH2 एनिलीन कहलाती है, आप जानते हो। यहां पर भी क्षार की उपस्थिति में सेम रिएक्शन, वो भी तो क्या कहलाएगा? वो पैरा हाइड्रोक्सी कहलाएगा, ये पैरा एमाइन है ना, डाइएजोबेंजीन कहलाएगा। क्लियर है? आसान होता है रिएक्शन, कोई टफ नहीं होता। तो कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में आता है, या डाइएजोबेंजीन से क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप रंजक कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, इस तरह का। तो बन गया ना, लिख लो। HCl तो निकाला क्या? और इसमें भी HCl निकलेगा, N डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। ये हो गया एमाइन। ये अम्ल की उपस्थिति में संभव है, तो ये लिख देता हूं। चलो ठीक है, तो क्या हुआ? नीचे वाले के लिए लिखा है ये पीला रंग का रंजक है, जबकि ऊपर वाला नारंगी रंग का रंजक है, नारंगी ऑरेंज। और ये कैसा होता है? पीला होता है, पीला रंग होता है इसका। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन क्लियर है ना? एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखो। आप 4 नाइट्रोटॉल्विन को 2 ब्रोमोबेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे? आप 4 नाइट्रोटॉल्विन को 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे? 4 क्या बोला? 2 ब्रोमो 4 नाइट्रोटॉल्विन को, 4 नाइट्रोटॉल्विन को। टॉल्विन क्या होता है? ये होता है ना C6H5 CH3, ये टॉल्विन है। और क्या बोला गया इसमें? 4 नाइट्रोटॉल्विन। 4 नाइट्रोटॉल्विन यानी 1 2 3 4, 4 नाइट्रोटॉल्विन। टॉल्विन मतलब नाइट्रो मतलब NO2 को किस में कैसे परिवर्तित करोगे? बोला इसने, बोला है 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ये है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। बेंजोइक अम्ल ये हो गया, बेंजोइक अम्ल। हाँ, तो 2 ब्रोमो ना, इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। एक तो ये इसे हटाना है, दूसरा यहां पर ब्रोमीन जोड़ना है, तीसरा इसे एसिड में कन्वर्ट करना है। 3 काम यहां पर जरूरी है। कौन सा काम पहले करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यदि इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराऊंगा तो 2 यानी आर्थो या पैरा पर लगेगा, तो पैरा पर तो नाइट्रो आ ही चुका है। इसकी तुलना में ये समूह ज्यादा प्राथमिकता देगी ना, तो क्या हुआ जरा देखिए।
सबसे पहले इनके रिएक्शन करा दूं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमोनेशन हो जाएगा इसकी। ब्रोमीन से रिएक्शन कराऊंगा तो HBr निकल गया, इसका एक H हटा करके उस जगह पे जुड़ गया। Br नाइट्रो। अगर मैं इसका अपचयन करा दूं SnCl2 प्लस HCl तो ये क्या निकल जाएगा, पानी निकल गया, 2 ठो। हाँ, तो कहां से हाइड्रोजन मिलेगा नहीं इससे, तो कितना 4 और 2 6 6H, तो कितना 4H2O 2H2O 6। क्यों? क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन यहां निकल गए, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो CH3 ये क्या हो गया NH2। ठीक है, एमाइन समूह है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इस एमाइन समूह की रिएक्शन अगर हम इसको क्या कर दें, एजोनियम क्लोराइड बना दें, तो एजोनियम क्लोराइड कैसे बन सकता है? क्योंकि हमें इसको हटाएंगे तो हटाने के लिए मालूम है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है उनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका जो है डाइएजोनियम लवण का जो पार्ट होता है, एजोनियम पार्ट होता है, N2 और Cl पूरा हट जाता है उससे, है ना। तो वो हटाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, इसको एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, NaNO2 प्लस HCl, यानी कि सिद्ध सा मतलब है HNO2 प्लस HCl से रिएक्शन है, तो डाइएजोन ये कितना 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो क्या हो जाएगा CH3 Br। ठीक है, यहां पर N2Cl, इसका रिएक्शन किनके साथ, H3PO2 प्लस H2O के साथ, ये पूरा का पूरा पार्ट निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और इस जगह पे H आके जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया यहां, हाँ, तो क्या हो गया CH3 Br और ये क्या हो जाएगा H लग गया। अब इतना काम तो हो चुका है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसे KMnO4 के साथ गर्म कर दीजिए, ऑक्सीजन आएगा, इनसे मिलने वाला ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन लेकर के एक पानी निकल गया, यानी कि 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो बन गया COOH Br। इस तरह से जो उसने मांगा था, जिनसे मांगा था हमने उसको, वो बना के दे दिया। इस तरह से आप कोशिश करते रहेंगे तब होगा। NCERT के बुक में जितने क्वेश्चन अंदर के साइड में हैं, जहां पे वो कंटेंट से जब पढ़ाई जाती है ना, थ्योरी है, उसके अंदर के सारे क्वेश्चन उन्होंने कुछ को सॉल्व किया है, कुछ को आपके लिए छोड़ा है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके एग्जाम्स में जाना होगा। ठीक है, अगर वो छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी तो पढ़ाई हो चुकी है कि उसी के बेस पर बनता है। बताओ इसमें से ऐसा कोई रिएक्शन है जो आपने कभी ना पढ़ा हो? सभी पढ़े हो, बोलो। तो ये यूज होता है ऐसे कामों में। उसके नीचे और भी परिवर्तन लिखा है, 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोल्यूइन बनाएंगे। इसी तरह से और परिवर्तन लिखा है, एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे। और भी है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमाइन को कैसे पहचानोगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करके लाइए, देख के आइए, देखते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा।
किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।